हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। होप आई होप ऑल यू आर फाइन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक बैलेंस शीट। आप लोगों में से काफी लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा या बैलेंस शीट को देखा भी होगा। बैलेंस शीट हमें कई तरीके से हेल्प करती है। बैलेंस शीट जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो कंपनी है वो कहाँ स्टैंड करती है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है एज ऑन द डेट। उसके बेसिस पे ही हम जो है अपने फर्दर डिसीजंस लेते हैं। बैलेंस शीट जो है कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बैलेंस शीट से ही कंपनी जो है आगे अपना प्रोसीड कर पाती है, चाहे वो उसने बैंक लोन रेज करने हो, चाहे वो उसने अपना क्रेडिटेबिलिटी बढ़ानी हो। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंस शीट को कि क्या होती है ये, किस लिए ज़रूरी होती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम अपनी समरी देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि मीनिंग पढ़ेंगे बैलेंस शीट का। उसके बाद फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट पढ़ेंगे हम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है बैलेंस शीट के। उसके बाद हमें ज़रूरत क्यों पड़ी बैलेंस शीट बनाने की। उसके बाद बैलेंस शीट दिखती कैसी है, होती कैसी है बैलेंस शीट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद हम करेंगे उसके एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं बैलेंस शीट बनाने के और क्या क्या नुकसान है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होती है, मतलब एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। पूरे पीरियड में जो कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उसका एक रिटन डिक्लेरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंपनी ने जो भी कुछ किया है, कंपनी ने सेल्स किए हैं, कंपनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, सैलरीज पे किए हैं, कुछ भी किया है, उसमें से जो नेट प्रॉफिट बच के कंपनी की पोजीशन जो आ रही है एज ऑन 31 मार्च जो है वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारी दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज, जिसके बारे में वो हम अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस शीट की। किसने दिया ये डेफिनेशन? फ्रीमैन ने। क्या कहते हैं फ्रीमैन? अ बैलेंस शीट is an item-wise list of assets, liabilities and proprietorship of a business at a certain date। कि बैलेंस शीट क्या है? आइटम वाइज लिस्ट है, यानी कि एक पहले सैलरीज, वेजेस, एक्सपेंसेस हो गए, उसके बाद हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, हमारी करंट एसेट्स हो गए जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो गई, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। वो सारी क्या है, आइटम वाइज लिस्ट तैयार हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। पर्टिकुलर डेट पे मतलब ये है कि ये सिर्फ उस डेट के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर हम किसी भी दिन लेट से 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो जो दिखा रही है वो बैलेंस शीट, वो सिर्फ पोजीशन उसकी 31 मार्च को ही है। 1 अप्रैल को उसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, 2 अप्रैल को कुछ और हो सकती है, 3 अप्रैल को कुछ और हो सकती है। इसीलिए इसको एज ऑन डेट कहा जाता है, नॉट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड नहीं कहा जाता कि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रॉफिट नहीं है, कि पोजीशन नहीं है कंपनी की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बल्कि ये क्या है?
पोजीशन है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है 31 मार्च को। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दी थी? फ्रीमैन ने दी थी। A balance sheet is an itemized list of assets, liabilities, and proprietorship of a business at a certain date. नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि फीचर्स क्या है बैलेंस शीट के। जो बैलेंस शीट है वो हमारी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, अकाउंट के फॉर्म में नहीं होती। जैसे कि आपने लेजर बनाने सीखे ही होंगे, तो लेजर्स में क्या होता है, एक साइड हमारी डेबिट साइड होती है, एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करके बाय बैलेंस कैरी डाउन पे खत्म कर देते हैं। तो जो हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन बचता है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बैलेंस शीट में। यानी कि जिस लेजर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इसमें जैसे लेजर में बैलेंसिंग होती है वैसे बैलेंस शीट में बैलेंसिंग नहीं होती, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होता, बल्कि जिन जिन लेजर्स में बैलेंस बचे हुए होते हैं उन सबको एक बैलेंस शीट के डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है इन द स्टेटमेंट फॉर्म। इसके बाद क्या है? इट इज स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है, नॉट अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनती, कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं बनती है, ये ना पर्टिकुलर डेट बनती है। उसके बाद क्या है? हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या होता है? हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे हमारे ऑन, जो हमने चीजें एज ऑन डेट ऑन की हुई हैं जो हमारे पास हैं। और लाइबिलिटीज जो हमने एज ऑन 31 मार्च को हमने अपनी पेमेंट्स या लाइबिलिटीज अभी देनी है किसी को, वो होती है हमारी लाइबिलिटीज। उसके बाद क्या है? नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं अब तक। उसके बाद क्या है कि जो बैलेंस शीट होती है वो सबसे एंड में प्रिपेयर की जाती है। फाइनल अकाउंट्स की जो प्रिपरेशन होती है इसमें सबसे लास्ट स्टेप होता है बैलेंस शीट बनाने का। इससे पहले होता है लेजर पोस्टिंग होती है, उससे पहले भी आप जर्नल करके आए, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका बैलेंस शीट का। तो ये लास्ट स्टेप है फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन का। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैलेंस शीट का, कि हम हमारा पर्पस क्या है बैलेंस शीट बनाने का। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमारे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं उनकी वैल्यूज पता लगती है कि हाँ हमने जो एसेट्स ओन किए हुए हैं, लाइक मशीनरी है, वो एज ऑन डेट इतने लाख की है या इतने हजार की है या कुछ भी, कि वो फिक्स नेचर की है या फिर वो करंट नेचर की है। कोई भी लाइबिलिटी है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स हैं वो 2 लाख के हैं या 3 लाख के हैं, वट एवर इट इज। तो हमें इस पता चलता है इससे कि हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूज कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी पता चलती है। और हमें इसका नेचर, नेचर इन द सेंस कि फिक्स्ड है या करंट है या नॉन करंट, यानी नॉन करंट और करंट है। नेक्स्ट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्चुअल कैपिटल। बैलेंस शीट में आपको पता ही होगा कि 2 साइड्स होती हैं, एक साइड हमारी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आती है और एक साइड हमारे एसेट्स आते हैं। तो एक साइड जब जहां हमारी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होती हैं वो हमें बताते हैं कि एज ऑन डेट हमें कितनी कितनी लाइबिलिटीज अपनी पे ऑफ करनी है और कितनी कितनी जो है हमारी कैपिटल जो है वो ओनर्स की लगी हुई है। यानी कि क्लासिफिकेशन बताता है कि इतनी हमारी एक्चुअल कैपिटल जो है वो एम्प्लॉयड है बिजनेस में और इतनी हमारी क्या है
लाइबिलिटीज हैं पेंडिंग जो हमने अभी पे करनी है इन द कमिंग पीरियड। बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, सॉल्वेंसी इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो कंपनी है वो सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं या नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो ये सब जो हम स्टडी करते हैं हम बैलेंस शीट से ही स्टडी करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस का, कि हम बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करें कि हमें पता लगे कि बिजनेस सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, अपनी पेमेंट्स को रेगुलर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही समझ लो आप। उसके बाद क्या है, ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कैसे, कि कंपनी ने कहीं बहुत ज्यादा लोन तो नहीं लिया हुआ, कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट्स तो नहीं लिया हुआ। अंडर ट्रेडिंग, कंपनी ने सारा कुछ इक्विटी से ही पैसे रेज किए हुए हैं, उसको बोलते हैं हम ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग। तो ये इस सब की नॉलेज भी हमें किससे मिलती है, बैलेंस शीट से। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी बैलेंस शीट बनाने की। वाई वी नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके। जो बिजनेस है उसके पास सिर्फ एक ही सोर्स है अपनी जो वर्किंग है उसको दूसरों तक कम्युनिकेट करने का, वो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि कंपनी अपनी वर्किंग के बारे में अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सप्लायर्स को, गवर्नमेंट को कैसे बताएगी कि वो क्या काम कर रही है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, क्या उसके पास एसेट्स हैं, क्या उसके पास लायबिलिटीज हैं। वो कैसे बताएगी, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू क्या है, अपने आउटसाइडर्स को बताती है कि एज ऑन डेट कंपनी के पास क्या ड्यू है, क्या ऑन किया हुआ है, एटसेट्रा। ठीक है, तो it guides the business to decide the amount of provisions and reserves for future contingencies। बैलेंस शीट में एक पार्ट आता है रिजर्व्स का, जो कि अभी हम देखेंगे, आगे फॉर्मेट देखेंगे बैलेंस शीट का, उससे हमें पता लग जाएगा कि रिजर्व्स क्या होते हैं। कि हमें फ्यूचर पीरियड के लिए कुछ पैसा आज ही सेव कर लें ताकि जो फ्यूचर की लाइबिलिटीज अराइज होंगी हमें उनको पे ऑफ करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर तो रिजर्व्स कुछ पहले से ही हैं तो हमें पता लगता रहता है कि अच्छा अभी हमने थोड़े रिजर्व्स और क्रिएट करने चाहिए, या फिर रिजर्व्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए एज अ डिविडेंड। तो ये सब भी हमें बैलेंस शीट से पता लगता है, और ये हमें बताती है कि 31 मार्च को कंपनी की ओनर्स इक्विटी कितनी है, कि कंपनी ने ओनर्स का कितना पैसा लिया हुआ है, वो भी हमें क्या है बैलेंस शीट से ही पता लगता है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। तो मतलब बैलेंस शीट दिखती कैसे है, एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक होता है इसका वर्टिकल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल जैसे कि आप समझ सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बैलेंस शीट ऐसे प्रिपेयर होती है, और वर्टिकल फॉर्मेट इन द स्ट्रेट कॉलम फॉर्म में पहले ऊपर इक्विटीज आती है फिर नीचे लाइबिलिटीज आती हैं। अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट गिवन है, इसमें क्या है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड इन्होंने लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं, लाइबिलिटीज जैसे कि करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस unearned incomes, short-term loans with non-current liabilities, long-term loans, debentures, then capital, net profit, drawings, net loss, etc. राइट साइड इन्होंने दिए हुए हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, बिल्स पेबल, सन्ड्री डेटर्स, prepaid expenses and actual incomes. Then next is fixed and non-current assets, building, land, plant and machinery, furniture, goodwill, etc. तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि
एक बैलेंस शीट के दो पार्ट करके एक साइड लायबिलिटीज और एक साइड एसेट्स शो कर दिए जाते हैं। ये पुराना फॉर्मेट है बट अब चेंज हो चुका है। अब मोस्टली सब जगह वर्टिकल फॉर्मेट ही यूज होता है, जो कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना वर्टिकल फॉर्मेट देख लेते हैं हम अपनी बैलेंस शीट का। तो जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो कहाँ गिवन है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। वो गिवन है हमारे सेक्शन 129 शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, मतलब उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। जैसे जैसे उन्होंने दिया हमने वैसे वैसे ही प्रिपेयर करनी है अपनी बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट, यानी कि आप कौन सी डेट के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद particulars, note number, figures at the end of current reporting period and figures at the end of previous reporting year, यानी कि करंट ईयर की फिगर्स और प्रीवियस ईयर की फिगर्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारी शेयर होल्डर्स फंड आ जाते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। शेयर कैपिटल के अंदर हमारी जो हमने इक्विटी कैपिटल रेज की हुई है पब्लिक से या प्राइवेट प्लेयर से, वो हमारी शेयर कैपिटल के अंदर आ जाती है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, हमने कोई मनी रिसीव की है शेयर वारंट्स के अगेंस्ट, शेयर वारंट्स इशू किए हुए हैं, तो वो हमारी क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनती है। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि हमने कोई एप्लीकेशन मनी रिसीव की हुई है बट एज ऑन डेट 31 मार्च को अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है शेयर्स की। वो शेयर एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव की हुई है वो हमारे सेकंड पार्ट में आती है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बट पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाती हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म लोन्स रेज किए हुए हैं बैंक से, डिबेंचर से, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज वो होती हैं कि जिन लाइबिलिटीज को हमने फ्यूचर पीरियड के लिए डेफर कर दिया है पेमेंट के लिए, पे ऑफ करने के लिए, कि हम अपनी उन लाइबिलिटीज को फ्यूचर में पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे डेफर टैक्स लाइबिलिटीज नेट लिखा हुआ है, यानी कि total deferred tax liabilities minus deferred tax assets if any, the resultant figure will be the net deferred tax liabilities. Next is other long term liabilities, जो हमारी हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर नहीं आती, वो हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने ग्रेचुटी फंड बनाए हुए हैं या फिर उनकी पेंशन फंड बनाए हुए हैं एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी कि हमारी जो वो बोरिंग्स जो हमने विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स पे ऑफ करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं और हमारे बिल्स पेबल आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। जो करंट लाइबिलिटीज हमारे ऊपर 2 पॉइंट्स में नहीं आती, वो हमारी थर्ड पॉइंट में आ जाती है, दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट दी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर हमारे आ जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक्सेट्रा, की शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई वर्कमैन को चोट लग गई है, फर्स्ट एड वगैरह, वो हमारे क्या आ जाते हैं, हमें विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स क्या होती है, पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। और फिर हमारी क्या है, टोटल लगा देते हैं और हमारे एक लाइबिलिटी साइड क्या है, प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद हम एसेट्स देखेंगे। एसेट्स के अंदर हमारे आ जाते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो जो हमने मशीनरी परचेज की हुई है अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स हमने बनवाए हुए हैं अपने, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो मटेरियल इन द वर्क इन प्रोग्रेस में है बट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब वो इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी तक सिर्फ डेवलप हो रहे हैं, मतलब अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, पेटेंटेड नहीं है, कॉपीराइटेड नहीं है, बट अभी अंडर डेवलपमेंट है,
वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने की हुई है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स वो एसेट्स जिनका बेनिफिट हमने डेफर कर दिया है फॉर फ्यूचर पीरियड, कि मतलब किसी एसेट का बेनिफिट हम आज नहीं ले रहे हैं, हम फ्यूचर पीरियड में लेंगे, वो होते हैं हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। बाकी इनके इन सभी पॉइंट्स की हम लॉन्ग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड देन अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स के अंदर हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट जो हमने सिर्फ 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर वो हमारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो जाएगी। ठीक है। इन्वेंट्रीज, हमारा स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हमने डेटर से कितने पैसे लेने हैं या फिर हमारे बिल्स रिसीवेबल कितने हैं। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारे पास कैश कितना पड़ा है इन हैंड एंड इन बैंक। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, एडवांसेस यानी कि पैसे उधार दिए हुए हैं 12 महीने से कम पीरियड के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स ऊपर 5 हेड में नहीं आए, वो हमारे एफ पॉइंट में आ जाती हैं, दैट इज की अदर करंट एसेट्स के अंदर। और फिर हम इनका टोटल लगा लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक बैलेंस शीट रेडी हो जाती है। तो ये हमारा था वर्टिकल फॉर्मेट था हमारा बैलेंस शीट का। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, बाकी डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एडवांटेजेस की तरफ। तो बैलेंस शीट के एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। पहली एडवांटेज यही है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है बिजनेस की, कि बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, कि किसी भी दिन, जैसे कि हम 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उस दिन हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस दिन उसने कौन कौन से एसेट्स ओन किए हुए हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज उसकी देने वाली खड़ी हैं, वो सब हमें बैलेंस शीट से पता लगता है। बैलेंस शीट की सॉल्वेंसी हमें पता लगती है। उसके बाद हम बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं करना, उसके लिए काफ़ी सारी रेशियोज होती हैं जिसको हमें एनालाइज करना पड़ता है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो सब हमें बैलेंस शीट से देख के ही पता लगती हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में हमारी। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कर सकते हैं हम, जैसे कि एक पिछले साल की बैलेंस शीट और एक इस साल की बैलेंस शीट ले ले, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा नेट प्रॉफिट 50,000 था, इस साल हमारा नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है, तो इस साल हमारा नेट प्रॉफिट क्या 1 लाख से बढ़ा, यानी कि 200% से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो हम बैलेंस शीट से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं पिछली बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से। तो इससे क्या होता है, हमारा कंपैरिजन इजी होता है और हमें काफी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में ये है, एक तो कि जो हमारे एसेट्स की वैल्यू है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड की जाती है, जो कि एक लूप होल है कि हमें किस चीज पे रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी हम लेट से कि हमारी जो मशीनरी परचेज है वो 5 लाख रुपए की है, बट उसकी जो मार्केट वैल्यू आज की तारीख में है तो वो 3 लाख ही है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स में 3 लाख पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर अगर हमारी मार्केट वैल्यू मशीनरी की जो है 8 लाख रुपए है, पर हमारी जो
परचेज प्राइस है मशीनरी का वो 5 लाख है, तो हम उसको 5 लाख पे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में। तो ये क्या है, डाउट वाला सिस्टम है यहाँ पे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना है, कि फिक्स नहीं है कि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करना है या मार्केट प्राइस पे ही करना है। तो ये इसकी क्या एक डिसएडवांटेज है। बैलेंस शीट में क्या है, हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, जैसे कि स्किल क्या क्या है हमारे पास, हमारे वर्कर्स के पास, हमारी मैनेजमेंट के पास, डिसीजंस मेकिंग कैपेसिटी क्या है हमारी मैनेजमेंट की, ऑनेस्टी क्या है, लॉयल्टी क्या है वर्कर्स की विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है बैलेंस शीट की। इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि गुडविल, वो इमेजिनरी फिगर्स पे शो होती है। क्यों? क्योंकि गुडविल को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, बट जो वैल्यू हमारी गुडविल की मेथड्स के बेसिस पे निकलती है, जरूरी नहीं है कि हमारे बिजनेस की वैल्यू भी मार्केट में वही हो। तो इसलिए एक क्लियर कट पिक्चर नहीं आती गुडविल की कि हमारी गुडविल कितनी है, बट गुडविल जो है हमारी इमेजिनरी फिगर्स के ऊपर ही बेस होती है। नेक्स्ट इज करंट वैल्यू, करंट एसेट्स आर वैल्यूड एट एस्टिमेटेड बेसिस, कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे ही वैल्यू करते हैं, कोई उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। तो इन लिमिटेशंस की वजह से जो हमारी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाती हमारे बिजनेस का, बट एनी हाउ बैलेंस शीट इज क्वाइट यूजफुल for various purposes and various decision making for creditors, suppliers, government, income tax authorities, local society, etc. क्यों? ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक बैलेंस शीट का। एक समरी सी दे देते हैं कि बैलेंस शीट क्या है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, कि कंपनी कहाँ, कंपनी की क्या स्टैंड, कहाँ स्टैंड करती है कंपनी एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, और ये क्या हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हमारे जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि हमने अपने कंपनी के लिए बिजनेस एक्सपेंशन वाला प्रोजेक्ट कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो वो सब हम डिसीजंस क्या है अपनी बैलेंस शीट के बेसिस पे करते हैं। बैलेंस शीट से हम अपनी कंपेयर करते हैं एक फर्म को दूसरी फर्म से, या एक फर्म को अपनी ही फर्म से विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमारा इतना था, इस साल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपैरिजन है। तो ये सब क्या हम बैलेंस शीट से करते हैं। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। आप अपनी बुक्स में नोट कर लेना साथ साथ कि 5 कि मेरा क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। आपको 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा बीच में अपना आंसर लिखने के लिए। तो जिनका तो आंसर सही होंगे वेल एंड गुड, और जिनके नहीं होंगे उनको थोड़ी और जरूरत है प्रिपरेशन की। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज बैलेंस शीट शोज। बैलेंस शीट हमें क्या बताता है, क्या बताती है? ऑप्शंस क्या है हमारे? प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस हमें प्रॉफिट दिखाती है कि बिजनेस ने क्या प्रॉफिट अर्न किए हैं पूरे साल में, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है बिजनेस की, या सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस के बारे में बताती है, या ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स का टाइम है, आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिखो और देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैं अपना आंसर दिखा। करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट क्या है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ, कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर जो शेड्यूल 3 गिवन है वो हमें किस चीज का फॉर्मेट बताता है? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ऑडिटर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट, या डायरेक्टर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट, या फिर नन ऑफ द अबव।
इसका आंसर है बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी बेस्ड ऑन। कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो शेड्यूल गिवन है, शेड्यूल 3, उसके अकॉर्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस चीज पे बेस होते हैं? करंट या नॉन करंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पे होती है, ओन्ड या नॉट ओन्ड के बेसिस पे होती है, या किसी की बेसिस पे नहीं होती? द करेक्ट आंसर इज करंट एंड नॉन करंट बेसिस पे होती है। हम पढ़ के आए ना अभी पीछे फॉर्मेट में कि नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, दैट्स ऑल। Next question is Schedule 1 gives the format of balance sheet. State true and false. तो Schedule 1 फॉर्मेट बताता है हमें बैलेंस शीट का या नहीं? 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के लिए। आंसर क्या है इसका? फॉल्स। शेड्यूल 1 नहीं बताता हमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 बताता है हमें कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद करने वाला कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड करेक्ट होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। ये सही है या गलत है? इसका आंसर क्या है? फॉल्स। तो सेक्शन 128 क्या कहता है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट for financial year which gives true and fair view of the state of affairs of the company। तो सेक्शन 128 क्या कहता है कि हर कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो स्टेटमेंट बनानी है अफेयर्स की, वो ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए, नॉट ट्रू एंड करेक्ट। कि हमें नहीं पता कि जो हम बैलेंस शीट में अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो करेक्ट हो, कहीं पर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, पर इन जनरल क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर भी होनी चाहिए कि सही दिखाती होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही माइनर मिस्टेक्स बीच में चल जाती हैं। तो क्या है इसका आंसर? फॉल्स। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी प्लीज़ डिसलाइक जरूर करके जाएं, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करनी है, थोड़ी क्या बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी वीडियोस में। So please keep learning, keep practicing, and keep shining. Thanks you for watching.